हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी खुद की रीट जर्नी को कि मैंने किस प्रकार से रीट की तैयारी की। स्टूडेंट्स, जब मैं रीट की तैयारी कर रही थी तब मेरी शादी हो चुकी थी, साथ ही मेरा 7-8 महीने का छोटा बेबी भी था। इन सभी पॉइंट्स के होते हुए मैंने अपनी तैयारी को पूरा महत्व दिया। मैंने आगे बढ़ने का सोचा और अपने लिए एक टाइम टेबल भी बनाया जैसा कि सभी बनाते हैं। वो टाइम टेबल रेगुलर तो फॉलो नहीं हो पाता था, लेकिन कभी-कभार बहुत अच्छे से फॉलो होता था और कई बार तो ऐसा होता था कि कुछ 1 घंटे छोड़ो, मेरे से आधा घंटा भी मैं नहीं पढ़ पाती थी। मैंने अपनी पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी के आधार पर की। मेरी जो फैमिली है वो फुल ऑन सपोर्टिव थी मेरी पढ़ाई को लेकर कि हाँ, अब मुझे कुछ आगे करना चाहिए। मेरे सास-ससुर हों या फिर मेरे हस्बैंड हो, सभी ने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया है कि हाँ, अब लाइफ में आप कुछ आगे कीजिए, रुकने का समय नहीं है। जो पाना है वो पाके रहिए। जो आपको करना है वो प्लीज़ अब करिए। इन सभी के सपोर्ट के साथ ही मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। मैंने रीट का पेपर देने का सोचा। जब मैं अपनी रीट की तैयारी कर रही थी, तो मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करती थी। मैं जितना हो सकता था उतना जल्दी उठ जाती थी। कभी 4 बजे से पहले भी मैं उठ जाती थी, कभी 4 भी बज जाते थे। तो जितना समय मैं सुबह निकाल सकती थी, मैं निकालती थी। हमारी जो फैमिली है उसमें छोटे बच्चे नहीं होने के कारण स्कूल वगैरह जाने वाले कोई होते नहीं थे। ऑफ़िस वगैरह जाने का जो टाइम था, वो 10 बजे के समथिंग था। तो उससे पहले मेरे पास अच्छा खासा समय बच जाता था सुबह कि मैं अच्छी तैयारी कर सकूँ। मैं सुबह 4 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक ईज़िली पढ़ सकती थी, क्योंकि मेरी सास बहुत सपोर्टिव हैं। वो कहती थी कि जो चाय वगैरह है वो हम खुद पी लेंगे, तो थोड़ी देर पढ़ ले। तो मैं वो समय पूरी तरह से पढ़ाई किया करती थी। उसमें मैं साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करती थी कि हाँ, मुझे साइकोलॉजी सुबह-सुबह पढ़ लेना चाहिए, एकदम फ्रेश माइंड है, इसमें नींद वगैरह भी नहीं आएगी और मैं साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ भी पाऊँगी और तैयार कर पाऊँगी। मैंने साइकोलॉजी के लिए उस समय सिखवाल पब्लिकेशन की बुक ली थी और बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मैं उसी में पढ़ती थी। और जो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता था, उसे मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके एक आध वीडियो देख के उसे समझ लेती थी। इस तरीके से मैंने बुक में ही पढ़ना स्टार्ट किया। देखो, मेरी आदत है, मुझसे नोट्स बहुत कम बनते हैं, ठीक है? तो मैं जितना हो सकता है बुक में ही पढ़ना पसंद करती हूँ। कोई पॉइंट ऐड करना होता है, मैं वहीं पे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है? जब मेरा 2 या 3 बार वो पेपर पढ़ा हुआ हो जाए, बुक बुरी तरह से खराब हो जाए, तब मुझे लगता है कि चलो अब 2 लाइनें लिख भी लेते हैं। तब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं, जिन भी पॉइंट्स के चार्ट वगैरह बना पाती हूँ, उनके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को चार्ट फॉर्म में लाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ईज़िली पढ़े जाते हैं। तो मेरी साइकोलॉजी मैंने इस प्रकार से तैयार की। उसके बाद मेरा जो समय निकलता था साढ़े 6 से लेकर साढ़े 10-11 बजे तक, उसमें मैं अपने घर के जितने भी काम होते थे, जैसे झाड़ू-पोछा, नाश्ता-पानी या फिर मैं कहूँ कि नहाना-धोना, बेबी के लिए जितना भी काम था, सारे काम मैं कर लेती थी। अब आप ये मत सोचिएगा कि सब ढाई घंटा सुबह मुझे इक्वल पढ़ने को मिल जाता है, कई बार बेबी उठ भी जाता था और कई बार ऐसा होता था कि मैं मात्र उन ढाई घंटों में से 1 घंटा ही पढ़ पाती थी, क्योंकि उसे भी सँभालना होता था। फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, लेकिन मुझे एक काम तो करना ही पड़ेगा, या तो मैं बेबी को उन्हें दे के आ जाऊँ और काम कर लूँ, या फिर बेबी को भी रख लूँ और थोड़ी देर पढ़ लूँ। छोटे बेबी को आप गोद में लेकर इज़िली पढ़ पाते हो, तो ये थोड़ा-सा हाउसवाइफ़ के लिए प्रॉब्लम रहती है। तो हाउसवाइफ़ सोचती है मैं पढ़ूँ कैसे? तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपका बेबी छोटा है, तो आप उसे पास में सुला लीजिए या अपनी गोद में सुला लीजिए और आप पढ़ सकती हैं। साढ़े 10-11 बजे तक मैं नाश्ता-पानी, नहाना-धोना, झाड़ू-पोछा जो भी मेरे काम होते थे, मैं सारे कंप्लीट करते हुए फिर फ्री हो जाती थी, क्योंकि हमारे घर में खाना दोपहर में सब लोग खाते हैं, तो उससे पहले मुझे 1 डेढ़ घंटा मिल जाता था। साढ़े 12 बजे के बाद ही मैं खाने के लगती थी। तो जो ये समय मुझे बीच में मिलता था साढ़े 10 से लेकर साढ़े 12 तक का, इसमें मुझे 1 घंटा निकाल लेती थी कुल मिलाकर, पूरा तो नहीं मिल पाता था क्योंकि बेबी था, तो बेबी को सँभालना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं घंटा निकाल देती थी, उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना पसंद करती थी, क्योंकि हिंदी पहले से पढ़ी हुई रहती है, वही आती है। तो वो पर्यायवाची को याद करना, लोकोक्तियाँ याद करना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन्स वगैरह देखना और इंग्लिश में भी
इंग्लिश का जो भी है राइम्स वगैरह हैं, जो भी पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, वो मैं वहीं पर पढ़ के अपने बेबी के साथ रहते हुए उसे तैयार कर लेती थी। फिर खाने वगैरह का काम हमारा स्टार्ट होता था, तो खाना वगैरह जैसे ही बना, सबने खाया, किचन-विचन की सफाई वगैरह हुई, फिर मैं वापस आके अपने बेबी के साथ जब सब लोग आराम से रेस्ट करते थे, मुझे भी वो रेस्टिंग का टाइम मिलता था कि हाँ, अब आप आराम से सो सकते हो, आप बच्चे के साथ रह सकते हो, तो मैं अपने बेबी को सुलाकर फिर से पढ़ने लगती थी और वहाँ मुझे 1 डेढ़ घंटा फिर से मिल जाता था, कभी-कभार 2 घंटे भी मिल जाते थे। उस समय मैं जो मैथ्स और साइंस मेरा रहता था, उसमें से एक टॉपिक पढ़ लेती थी। कई बार होता था कि मैं मैथ पढ़ूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं साइंस को ही पढ़ती थी। साइंस अगर मेरा वहाँ अच्छे से तैयार हो जाता था, तो मैं रात को मैथ पढ़ा करती। अब ये जो टाइम टेबल था, ये मुझे बच्चे के साथ फ़ॉलो करना था। बच्चे कई बार तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक सो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो कभी आधा घंटा भी नहीं सोते हैं। आपको भी इन सभी पॉइंट्स को मैनेज करना होगा अगर आपको पढ़ना है तो। अब मेरा जो शाम का टाइम रहता था, हम उसमें चाय वग़ैरह पीने के बाद, सब्जियाँ वग़ैरह की तैयारी करने के बाद वापस से आके मैं थोड़ी देर और पढ़ती थी, जो मैंने पढ़ा है पूरे दिन में, मैं केवल उसका रिवीज़न किया करती थी। अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिताती थी और जो भी मेरा होता था, उसे लेकर के साइड में ही रिवाइज़ भी करती रहती थी, बच्चे के साथ खेलती रहती थी। इसी के साथ शाम का जो भी टाइम होता था मेरा खाना वग़ैरह बनाने का, मैं वो करने लग जाती थी और इसी दौरान जो भी मेरा शाम का शेड्यूल होता था खाना वगैरह बनाने का, वो सब कुछ बनाया और बनाने के सडन बाद मेरी सास मुझे कहते थे कि अब बेटा आपका काम हो गया है, अब जो भी किचन वगैरह की सफाई वगैरह है वो मैं सँभाल लूँगी, सबको खाना भी मैं डाल दूँगी। अब आप ऐसा कीजिए जा कर के थोड़ा पढ़ लीजिए और अपने बच्चे के साथ थोड़ा-सा आराम भी कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन थे मेरी लाइफ़ के और उन्होंने मुझे आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी वज़ह से हूँ और मेरी लाइफ़ के बहुत ही सपोर्टिव पर्सन वो रहे हैं। वैसे मेरी पूरी फ़ैमिली मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन अगर वो आज होते, तो वो भी मुझे और आगे बढ़ाते और मुझे सपोर्ट करते। मैं अपनी लाइफ़ से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ पा चुकी हूँ और बहुत कुछ पाने की उम्मीद भी रखती हूँ और मैं उसके लिए स्ट्रगल भी कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरी फैमिली मेरा जितना सपोर्ट कर रही है, हर एक लड़की की फैमिली इतना सपोर्टिव हो जाए ना, तो लड़कियाँ कहीं भी झुकेंगी नहीं, वो अपनी लाइफ में पता नहीं क्या-क्या अचीव कर लेंगी। मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। स्टूडेंट्स उसके बाद मुझे जो समय मिलता था, उसमें मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी। मेरी मैथ उस समय मेरे को सॉल्व करनी होती थी। मैं जो भी टॉपिक्स मुझे आते थे, उन्हें पढ़ लेती थी। जो भी मुझे नहीं आता था, उसकी यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस मिल जाएँगी आपको मैथ के लिए। तो आप भी वो वहाँ से ले सकते हैं और इज़िली वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है। ये जो मैंने अभी टाइम टेबल आपके सामने बोला, इसमें से जहाँ 2 घंटे का टाइम मुझे मिलता था, वहाँ बेबी के साथ मुझे वो 1 घंटा भी मिलना मुश्किल हो जाता था क्योंकि बेबी कई बार बहुत रोते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो उन सबको मैनेज करते हुए, अपने काम की थकान को रोकते हुए और पहली बार जब आप इस तरीके से वर्कलोड लेते हो, नई-नई शादी हुई होती है आपकी, इतना काम करने की आपको आदत नहीं होती है, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या शेड्यूल बैठ रहा है, क्या आप कर रहे हो, लेकिन लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, तो आपको सब चीज़ों के साथ मैनेज करना होगा। जो भी हाउसवाइफ़ अपने स्ट्रगल को लेकर बहुत परेशान है कि मैं कैसे करूँगी, आप कर सकती हैं, आप बहुत अच्छा कर लेंगी। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपको 10-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपसे 4-5 घंटे भी अगर ईज़िली मिल रहे हैं ना, तो आप रीड क्लियर कर सकते हैं। साइकोलॉजी यहाँ पर मेन पॉइंट है, शिक्षण विधियाँ यहाँ पर मेन पॉइंट है और जितना भी आप अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, जितनी भी हिंदी आज तक आप लोगों ने पढ़ी है, जितना भी इंग्लिश का आपको नॉलेज है, उसे माइंडली रिकॉल करो और उन्हीं पॉइंट पे फोकस करो जो आपने पहले कभी तैयार कर रखा था। रीट एक पात्रता परीक्षा है, आप उसे इज़िली क्लियर कर सकते हो।
साथ ही आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर छूटने का डर बहुत अधिक बना रहता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप रीट का पेपर क्लियर कर सकते हैं। सीटेट अगर आप देना चाहें, तो भी आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि रीट और सीटेट का जो सिलेबस है, वो सेम ही है। आप इज़िली क्या कर सकते हैं, सीटेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी है, हमें आगे बढ़ना है। तो जहाँ से भी उम्मीद जगे, वहीं से उम्मीद को पकड़ लेना चाहिए। राजस्थान में वैकेंसीज़ थोड़ा कम आती रहती हैं, तो आप अदर बाहर की वैकेंसीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सीटेट क्लियर होना भी ज़रूरी है। तो आप सीटेट की तैयारी ज़रूर करें। और कोचिंग अगर आप ले सकते हैं तो लें, नहीं तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी इस मॉडर्न ज़माने में सफिशिएंट है। कैसे? कि आपको जो भी डाउट आता है, वो सारे डाउट यूट्यूब पर क्लियर हो जाते हैं। कोई ना कोई उन पॉइंट्स को पढ़ाता हुआ आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए, कोई अगर उसे पढ़ा रहा है ना, तो वो अपना बेस्ट दे रहा है। क्योंकि हर एक टीचर ये चाहता है कि उसकी जो क्लास हो, उसमें वो हर एक बच्चे को संतुष्ट कर सके कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है, और कभी भी वो गलत नहीं पढ़ाएगा। ठीक है? तो आप किसी से भी पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसे समझ लीजिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए। रीट की जो मैथ है ना, उसके कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद ही करने हैं। याद करने के बाद आपको उसे अप्लाई करना है। तो आपको अपनी पढ़ाई को बर्डन के रूप में नहीं लेना है। जितना समय मिले, जितना आप पढ़ सकें, बस उतना पढ़ें और उसे बार-बार रिवाइज़ करें और उसे कैसे अप्लाई करना है, ये सोचें। हिंदी पुराने टाइप की रहेगी, जितना आपने पहले ग्रामेटिकल पोर्शन आप 12th तक पढ़ के आए हो, वही आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश थोड़ा राइम वगैरह का जो आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन सीधे क्वेश्चन्स हैं। राइम से रिलेटेड कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, वो आपको जैसे वहाँ पे बोलने होंगे, ठीक है? ड्रामा वगैरह हैं, तो वहाँ पर आपको बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। एक अच्छी बुक ले लीजिएगा। मैंने गुरु नैनी करके कोई हैं, उनकी बुक ली थी, और एक छिकवाल की भी मुझे पसंद आती है, क्योंकि दोनों का मैटर थोड़ा सिमिलर सा है। लेकिन गुरु नैनी वाली बुक की तो आप ऐसे मानिए कि मुझे लाइन टू लाइन पॉइंट्स मिले थे, और बहुत अच्छे से सर ने उसमें लिखा हुआ था, और बहुत अच्छे से वो मैनेज की गई थी। तो आप भी अगर लेना चाहें तो वो ले लें, बहुत ईज़िली मिल जाती हैं और ज़्यादा महँगी भी नहीं है। साथ ही आपको शिक्षण विधियाँ ज़रूर पढ़नी है, उन्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, हिंदी के लिए, आपका सब्जेक्ट जो भी भाषाएँ हैं उनके लिए आपको पढ़ना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनके लिए पढ़ना है, उन्हें भी आप साथ के साथ तैयार करते चलें, और घबराएँ नहीं। आप सोच रहे हैं कि आपकी परिस्थितियाँ खराब हैं, यकीन मान के चलिए, जो भी इंसान सक्सेसफुल हुए हैं, सबकी परिस्थितियाँ आपके जैसी ही थी। मेरी खुद की स्ट्रगल लाइफ रही है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बस भगवान ने मेरा एक साथ ज़रूर दे रखा है कि मेरी लाइफ, जो मेरी फैमिली है, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है, हर एक बात पर वो मेरे साथ खड़ी है। मैं भी अपनी फैमिली का पूरा सम्मान करती हूँ, उनकी जितना मैं अच्छा कर सकूँ, मैं उतना अच्छा करने का सोचती हूँ। मैं कभी भी उनके लिए गलत होने का, कभी भी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिनसे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर आप भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। आप जब सोच लेते हैं ना, तो राह अपने आप बन जाती है, सब काम अपने आप होने लग जाते हैं। सोचिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसके लिए पूरी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, सब काम अपने आप बनते चले जाएँगे, बस आपको सोचने मात्र की देर है। कई बार आपने सुना भी होगा और महसूस भी किया है, और खुद ने ये बात अप्लाई भी की होगी। जब हम किसी बात को सोचने लग जाते हैं और किसी बात को अधिक महत्व देने लग जाते हैं, तो वो पॉइंट हमें हर जगह दिखाई देता है। अगर आप अपनी फैमिली में कमियाँ ढूँढने बैठ गए, तो आपको हर एक इंसान में कमियाँ दिखाई देंगी, और आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसने हर एक इंसान के साथ अच्छा ही किया है। तो आपको उस इंसान के साथ-साथ हर एक इंसान में अच्छाइयाँ ही दिखाई देगी। इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। जितना आप पॉज़िटिव रहेंगे, आपके हालात पॉज़िटिव रहेंगे, और आपके हर एक काम पॉज़िटिवनेस के साथ होते जाएँगे।